So today's topic is embryogeny or embryogenesis, right? So as the name suggests, embryogeny, या genesis का मतलब होता है formation, ठीक है, या development, ठीक है. तो genesis of embryo, formation of embryo is called embryogeny, ठीक है, embryo का या भ्रूण का निर्माण. Now the fertilized egg is called zygote. हमें पता है कि fertilized egg को हम zygote कहते हैं. Following a predetermined mode of development, embryogeny, it give rise to an embryo. ठीक है, तो ये जो fertilized egg या zygote होता है, इसके अंदर कुछ developmental stages आती हैं जिनको follow करके ये embryo का निर्माण करता है, which has potential to form a complete plant. और ये जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है फ्रॉम फर्टिलाइज जायगोट, इसके अंदर इतना पोटेंशियल या इतनी क्षमता होती है कि ये एक पूरे प्लांट को फॉर्म कर सकता है. नाउ इन ब्रीफ वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है. नाउ अगर हम एक टिपिकल डायकोट एम्ब्रियो की बात करते हैं तो वी ऑल नो, हम सबको पता है डायकोट एम्ब्रियो क्या होता है. इसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है विद टू कोटिलेडन्स अटैच्ड टू इट. ठीक है, डायकोट, दो कोटिलेडन्स डायकोट एम्ब्रियो के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है. नाउ और इनकी पोजीशन क्या होती है, लेटरल पोजीशन पर ये इंसर्टेड होते हैं. नाउ द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन, कोटिलेडन के ऊपर की तरफ, ठीक है, कोटिलेडन के ऊपर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम एपिकोटाइल कहते हैं. ठीक है. एंड द पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन, और कोटिलेडन के लेवल के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं. ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th-12th क्लासेस से. ठीक है. दैट एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पार्ट होता है उसके ऊपर वाला एपिकोटाइल और नीचे वाला हाइपोकोटाइल कहलाता है. राइट. नाउ हमें पता है दैट एपिकोटाइल वाला जो पार्ट होगा एम्ब्रियो का, इट टर्मिनेट्स इनटू प्ल्यूम्यूल. वो क्या बनाता है, बाद में जाकर प्ल्यूम्यूल बनाता है. दैट मीन्स एम्ब्रियोनिक शूट का निर्माण करता है. एंड द हाइपोकोटाइल एट इट्स लोअर एंड, और जो हाइपोकोटाइल वाला हिस्सा होता है निचले वाला भाग में, वो रेडिकल का फॉर्मेशन करता है. दैट मीन्स एम्ब्रियो की रूट का निर्माण करता है. नाउ the embryo of monocot differ from dicot mainly in having only one cotyledon. अगर हम dicot और monocot के एम्ब्रियो में डिफरेंस देखें तो दोनों के अंदर एक सिमिलर सा डिफरेंस है कि dicot के अंदर दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे, जबकि मोनोकॉट के अंदर प्रेजेंस ऑफ सिंगल कोटिलेडन इज सीन. नाउ द डेवलपर, ये तो हमने किसकी बात करी, सिंपल एम्ब्रियो की. डायकोट का एम्ब्रियो किस तरह का दिखता है. नाउ हम बात करेंगे डेवलपमेंट की. ठीक है. अगर हम डेवलपमेंट की बात करें एम्ब्रियो के फ्रॉम जायगोट, इट इज डिफरेंट इन बोथ मोनोकॉट एंड डायकोट. ठीक है. दोनों का, मोनोकॉट का और डायकोट का जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जायगोट से, वो अलग अलग होता है, जिसको हम कुछ स्टेप्स के अंदर स्टडी करते हैं. नाउ सम ऑफ दीज स्टेप्स आर, फर्स्ट zygote formation, second embryogeny in dicots, third embryogeny in monocots, fourth development of hausoria and suspensor, fifth formation of seed and food utilization, and sixth structure of embryo or seed. तो ये कुछ प्रमुख स्टेप्स हैं जिनके अंदर हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की स्टडी करेंगे फ्रॉम जायगोट बोथ इन मोनोकॉट्स एंड डायकोट्स. नाउ फर्स्ट स्टेप पर आएंगे हम, दैट इज जायगोट फॉर्मेशन. फ्रॉम द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, ठीक है, जैसे ही जायगोट का फॉर्मेशन होता है, इट अंडरगोस पीरियड ऑफ डोरमेंसी. ठीक है, यानी कि जायगोट जो है वो बनने के तुरंत बाद डोरमेंसी में यानी कि रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, विच ग्रेटली वेरीज विद स्पीसीज. ठीक है, अलग अलग प्लांट स्पीसीज के अंदर जायगोट का डोरमेंट पीरियड या रेस्टिंग पीरियड भी वेरी करता है या अलग अलग होता है. राइट. डोरमेंसी पीरियड इज शॉर्टर वेयर एंडोस्पर्म इज सेल्यूलर. ये जानना हमारे लिए जरूरी है. उन प्लांट स्पीसीज के अंदर जिनमें सेल्यूलर एंडोस्पर्म पाया जाता है, उनके अंदर ये रेस्टिंग पीरियड या डोरमेंसी पीरियड
छोटा होता है। देन वेयर इट इज न्यूक्लियर एज कंपेयर टू प्लांट्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो न्यूक्लियर है, उनके अंदर डोरमेंसी पीरियड बड़ा होगा, जबकि जिनके अंदर सेल्यूलर एंडोस्पर्म है वहां पर डोरमेंसी पीरियड या रेस्टिंग पीरियड जाइगोट का छोटा होगा। ठीक है। नाउ ड्यूरिंग डोरमेंसी पीरियड स्ट्राइकिंग चेंजेस अकर्स। ठीक है, डोरमेंसी में जब होता है जाइगोट उस दौरान उसके अंदर कुछ बदलाव आते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जाइगोट एट द एंड ऑफ डोरमेंसी पीरियड शोज मोर पोलैरिटी देन एग। ठीक है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डोरमेंसी और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेस्टिंग पीरियड उस समय जाइगोट में कुछ बदलाव आते हैं जिनके कारण डोरमेंसी के लास्ट में, ठीक है, जब डोरमेंसी ओवरकम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो एट द लास्ट जो हमारा जाइगोट है इट शोज मोर पोलैरिटी देन एग, उसके अंदर ज्यादा पोलैरिटी डेवलप हो जाती है एग के कंपैरिजन में। राइट, मतलब वो जब एग कंडीशन में था तब वो इतना पोलर नहीं था जितना कि फर्टिलाइज्ड फॉर्म में या जाइगोट की फॉर्म में वो पोलैरिटी शो करेगा। नाउ सून आफ्टर सिनगेमी, जैसे ही सिनगेमी होती है, लार्ज वैक्यूल इन जाइगोट, जाइगोट के अंदर उपस्थित बड़ी रिक्तिका, लार्ज वैक्यूल जो होती है वो श्रिंक होनी शुरू हो जाती है, इट स्टार्ट्स श्रिंकिंग। एज अ रिजल्ट द सेल साइज इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। तो जाइगोट के अंदर प्रेजेंट जो वैक्यूल है अगर वो श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा, तो उसकी वजह से सेल का जो साइज होगा वो भी क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। राइट, ये कब होगा, आफ्टर सिनगेमी। ठीक है, अब ये जो सेल साइज है वो अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग हो सकता है, बहुत शॉर्ट हो जाता है, रिड्यूस फॉर्म में सेल साइज देखा जाता है कैप्सुला के अंदर, और बहुत सिग्निफिकेंट चेंज, मेजर चेंज देखने को मिलता है कपास यानी कि कॉटन के अंदर। राइट, नाउ द डिक्रीज इन सेल साइज कॉज, अब ये जो सेल साइज रिड्यूस हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इट कॉज एडिशनल एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होने लग जाता है सेल के अंदर एट इट्स चलाजल एंड। अब कोई भी सेल अगर सिकुड़ रहा है, ठीक है, तो सिकुड़ेगा तो क्या होगा कि उसका साइटोप्लाज्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा खिसक के किधर की तरफ चला जाएगा, उसके चलाजल एंड की तरफ मूव कर जाएगा, जहां पर जाइगोट का फर्स्ट डिवीजन देखने को मिलता है। राइट, नाउ अनदर रिस्पॉन्स टू सिंगोमी, इसके अलावा सिनगेमी की वजह से क्या होगा, दैट इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्टिव डिक्टायोसोम्स देखने को मिलेगा विच इज रिलेटेड टू वॉल सिंथेसिस अराउंड जाइगोट। राइट, तो सिनगेमी की वजह से एक्टिव डिक्टायोसोम्स की संख्या में भी हमको बढ़ोतरी दिखाई देगी। ठीक है, जिसकी वजह से वॉल की सिंथेसिस होगी जाइगोट के चारों तरफ। ठीक है, इसके अलावा राइबोसोम्स इकट्ठे हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे टू फॉर्म पॉलीसोम्स। राइबोसोम्स का एग्रीगेशन से पॉलीसोम्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की शुरुआत को इंडिकेट करता दिखेगा। नेक्स्ट, जाइगोट जो बनेगा आफ्टर दिस इज रेडी टू डिवाइड। ठीक है, उसके अंदर डिविजन्स के लिए वो बिल्कुल सक्षम देखा जाएगा एंड इट इज अ हाईली पोलराइज्ड फॉर्म में हमको दिखेगा, जैसे कि हमने पहले भी बोला, इट इज अ हाईली पोलराइज्ड आइसोलेटेड सेल। तो एग के कंपैरिजन में आफ्टर ये जो रेस्टिंग पीरियड है हमको जो जाइगोट मिलेगा वो रेडी टू डिवाइड होगा, हाईली पोलराइज्ड होगा और एक आइसोलेटेड सेल के फॉर्म में हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो इन ब्रीफ अगर हम कहें तो आफ्टर सिनगेमी साइज ऑफ जाइगोट कम हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल हमको जाइगोट के चारों तरफ देखने को मिलेगी। दिस थिक वॉल, ये जो थिक वॉल्ड जाइगोट हमको मिलेगा इसी को हम ऊसपोर या निषिक्तांड कहेंगे, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नाउ इसके अलावा इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ दैट द वॉल विच वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एग बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले जो वॉल केवल माइक्रोपाइलर एंड तक रेस्ट्रिक्टेड थी, ठीक है, वो अब जाइगोट को चारों तरफ से कवर कर लेगी। इसीलिए हमने कहा कि जाइगोट जो है वो एक थिक वॉल से सराउंड हो जाएगा पूरी तरफ से। ठीक है, सराउंड कर लेगी थिक वॉल उसको, जिसको हम ऊसपोर भी अब कहेंगे। नाउ न्यूक्लियस जो है,
सराउंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस जो होगा इसके अंदर का, उसके चारों तरफ ज्यादा मात्रा में प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। इज लोकेटेड एट द चलाजल रीजन ऑफ द सेल, और ये कहाँ पर चला जाएगा, चलाजल रीजन में न्यूक्लियस पहुंच जाएगा। न्यूक्लियस चलाजल रीजन में पहुंच जाएगा, जिसके चारों तरफ ज्यादा मात्रा में प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा आफ्टर रेस्टिंग पीरियड, राइट। नाउ द माइक्रोपाइलर एंड की अगर हम बात करते हैं जाइगोट की, जो कि बेसल पोल पे होता है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय वन और मोर वैक्यूल। वहां पर एक या एक से अधिक रिक्तिकाएं इकट्ठी हो जाएंगी एंड नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज जो होंगे इस क्षेत्र में वो कम हो जाएंगे। तो ये सारे चेंजेस बेसिकली हमको जाइगोट फॉर्मेशन के समय देखने को मिलेंगे, ठीक है। जाइगोट रेस्टिंग पीरियड में जब होता है तो उस समय हमको ये चेंजेस जाइगोट के अंदर देखने को मिलेंगे। Now, second step is embryogeny, embryo development या embryogenesis in dicots, right? So, in majority of angiosperms, अधिकतर angiosperms या seed plants के अंदर the zygote divides transversely, ठीक है। जाइगोट के अंदर जो विभाजन होता है, डिवीजन होता है, वो कैसा होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, रिजल्टिंग इन स्मॉल एपिकल सेल, जिसकी वजह से एक छोटी एपिकल सेल बनती है, ठीक है, टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो सैक के अंदर की तरफ, और एक बड़ी बेसल सेल बनती है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ठीक है। ये मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ। ज्यादातर अधिकतर एंजियोस्पर्म्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि जब जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा तो वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिसकी वजह से एपिकल एंड बेसल सेल, दो तरह की सेल्स का निर्माण होता है। एपिकल सेल छोटी होती है साइज में, और ये एम्ब्रियो सैक के अंदर की तरफ बनती है, इंटीरियर साइड में बनती है, जबकि बेसल सेल साइज में एपिकल सेल से बड़ी होती है, और ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ देखी जाती है। नाउ रेयरली द डिवीजन ऑफ जाइगोट में भी वर्टिकल, बहुत कम ऐसा होता है कि यहाँ पर हमको वर्टिकल डिवीजन देखने को मिले, ठीक है। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक्सेप्शनल होती हैं, जिनमें ऐसा देखने को मिलता है। एग्जांपल है लॉरेंथेसी, ठीक है, जिसमें हमको डीप में नहीं जाना। नाउ एक और है, इसके अलावा वर्टिकल डिवीजन के अलावा ऑब्लिक टेढ़ा डिवीजन भी देखने को मिलता है। ट्रिटिकम की कुछ स्पीसीज के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। नाउ इसको ज्यादा डिटेल में ना देखते हुए ज्यादातर हमको याद रखना है कि जाइगोट में जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एपिकल सेल एंड बेसल सेल विल बी फॉर्म्ड एट इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो सैक एंड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, राइट। नाउ द वेरिएशन इन द डेवलपमेंटल पैटर्न ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंटल पैटर्न है उसके अंदर जो वेरिएशन देखा जाता है ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनी आर कॉमन टू मोनोकॉट एंड डाइकॉट, यानी कि जाइगोट बनने के बाद में एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उसके अंदर हमने कहा कि डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो लगभग एक जैसे दिखते हैं। उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होती हैं वो डिफर करती हैं। शुरुआती स्टेजेस एक जैसे दिखती है, जबकि उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस में जैसे जैसे वो प्रोसीड करती जाएंगी उनके अंदर हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंटल पैटर्न एम्ब्रियो का जो होगा उसमें जो वेरिएशन देखा जाता है अर्ली एम्ब्रियोजेनी की तरफ या अर्ली एम्ब्रियोजेनी के दौरान, ठीक है, वो मोनोकॉट में और डाइकॉट में कॉमन होता है, ठीक है। तो फिर कॉमन होगा तो डिफरेंसेस कब नजर आते हैं हमको मोनोकॉट और डाइकॉट के डेवलपमेंटल पैटर्न्स में, तो डिफरेंस अपीयर व्हेन इनिशियल्स ऑफ प्लूम्यूल एंड कॉटिलेडन्स आर लेड डाउन, ठीक है। जब प्लूम्यूल और कॉटिलेडन्स का शुरुआत होती है उस समय हमको इनके बीच में डिफरेंसेस नजर आने लगते हैं। फ्रॉम टू सेल्ड स्टेज, ठीक है, हमने यहाँ पर कहा कि एपिकल और बेसल दो में डिवाइड हो जाएगा हमारा जाइगोट, तो ये स्टेज कौन सी हुई, टू सेल्ड। यहाँ पर एम्ब्रियो जो है हमारा, जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो हमारा जाइगोट है, उसके अंदर कितनी कोशिकाएं हैं, टू, तो ये स्टेज कौन सी कहलाएगी, टू सेल स्टेज। सो फ्रॉम द टू सेल स्टेज से लेकर until the initiation of organs the embryo is called proembryo, ठीक है। तो यहाँ जाइगोट में पहला ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ जिसकी वजह से वो दो कोशिकाओं में डिवाइड हो गया, एपिकल और बेसल सेल। तो ये जो टू सेल्ड स्टेज है यहाँ से लेकर के एम्ब्रियो के ऑर्गन्स के निर्माण तक जो स्टेज कहलाएगी वो प्रो एम्ब्रियो कहलाएगा,
ठीक है, अब आपको पता लग गया है कि प्रो एम्ब्रियो क्या होता है। ठीक, नाउ इन डायकॉट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन, अगर हम टिपिकली डायकॉट्स की बात करते हैं तो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के दौरान जब जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, जायगोट टुवर्ड्स द चलाजा लैंड चला जाता है। कहाँ मूव हो जाता है वो? चलाजा लैंड की तरफ वो चला जाता है। एंड इट्स न्यूक्लियस फॉर्म ट्रांसवर्स वॉल आफ्टर फर्स्ट डिवीजन, और यहाँ पर जाकर के इसकी जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक ट्रांसवर्स वॉल का निर्माण हो जाता है फर्स्ट डिवीजन के बाद में। नाउ ड्यू टू विच, ऐसा होने की वजह से एपिकल सेल बन जाता है चलाजर एंड की तरफ और बेसल सेल का निर्माण होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ठीक है, नाउ इन एपिकल सेल के अंदर जो कि कहाँ बन रहा है? चलाजर एंड की तरफ बन रहा है। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डिवीजन आगे भी होते रहते हैं। ठीक है, जबकि बेसल सेल जो बन रहा है हमारा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, यहाँ पर कोई डिवीजन या तो नहीं होगा, और अगर कोई डिवीजन देखने को मिलता है तो वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। यहाँ पर याद रखना है हमको कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हमको बेसल सेल में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एपिकल सेल फर्स्ट डिवीजन के उपरांत भी लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली कंटिन्यूसली डिवाइड करती है, जबकि बेसल सेल के अंदर आइदर कोई डिवीजन नहीं देखा जाता या फिर अगर देखा जाता है तो वो केवल ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिवीजन, इस डिवीजन के बेसिस पर, इस डिवीजन के बिहाफ पर जॉनसन ने 1945 में डाइकॉट एम्ब्रियो को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। ठीक है, किस तरह का डिवीजन देखा जा रहा है इसको कैटेगराइज करते हुए जॉनसन ने डाइकॉट एम्ब्रियो को 2 प्रकारों में विभेदित किया। पहला टाइप जो है वो है longitudinal division in apical cell of proembryo. Now we know what is proembryo. तो अब पहला टाइप जो है वो हम पढ़ेंगे कि longitudinal division apical cell में अगर होता है, क्योंकि हमने ऊपर बोला कि apical cell में longitudinal और transverse division continuously होते रहते हैं after first transverse division। ठीक है, तो अगर longitudinal division होगा apical cell में proembryo के, तो दो तरीके, टू टाइप्स में इनको अगेन डिवाइड किया है। फर्स्ट इज क्रूसिफर टाइप एम्ब्रियो बनेगा, और सेकंड टाइप ऑफ एम्ब्रियो जो हमको मिलेगा वो होगा एस्टिरेड टाइप। ठीक है, सेकंड इज ट्रांसवर्स डिवीजन इन एपिकल सेल ऑफ प्रोएम्ब्रियो। सो पहला हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा एपिकल सेल में प्रोएम्ब्रियो के, जिसकी वजह से दो तरह के एम्ब्रियो फॉर्म्स हमको मिलेंगे, क्रूसिफर टाइप एंड एस्टिरेड टाइप। सेकंड इज कि ट्रांसवर्स डिवीजन होगा एपिकल सेल में प्रोएम्ब्रियो के, जिसकी वजह से 3 तरह के हमको एम्ब्रियो फॉर्म्स मिलेंगे, दैट आर सोलेनोइड टाइप, कैरियोफिलेट टाइप एंड चिनोपोडिएड टाइप। ठीक है, अब पहले की हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप की, दैट इज अगर प्रोएम्ब्रियो के एपिकल सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखने को मिलता है तो। नाउ इसलिए हमने बात की थी हमको क्रूसिफर टाइप या ओनेग्रेड टाइप का पहला, ठीक है, एम्ब्रियो मिलेगा। दूसरा हमने कहा था हमें एस्टिरेड टाइप का एम्ब्रियो फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो इन फर्स्ट टाइप अगर हम बात करें दैट इज क्रूसिफर एंड ओनेग्रेड टाइप, इसमें क्या होगा कि बेसल सेल जो है इट प्लेज ओनली अ माइनर रोल। सबसे पहले जानना जरूरी है कि सारा खेल एपिकल सेल का है। ठीक है, बेसल सेल जो है आइदर इट प्लेज अ माइनर रोल और इट डज नॉट प्ले एनी रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, बेसल सेल में या तो ये कोई डिवीजन हो नहीं रहा है, ये कुछ भी फॉर्म करने में मदद नहीं कर रही है, एम्ब्रियो का अंदर डिवीजन में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, और बाय चांस अगर ये कुछ डिवाइड करती भी है तो ये केवल सस्पेंसर के निर्माण में मदद करेगी, नॉट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, नाउ यानी कि सारा का सारा पार्टिसिपेशन किसका है इन क्रूसिफर टाइप? एपिकल सेल का। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज दैट एपिकल सेल अंडरगोज लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ठीक है, एपिकल सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा एंड इट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एम्ब्रियो। पूरा भ्रूण के निर्माण में पार्टिसिपेशन किसका देखने को मिल रहा है हमें? एपिकल सेल का। ठीक है, ऐसा हमको किसके अंदर देखने को मिलता है? ब्रेसिकेसी फैमिली, क्रूसिफेरी फैमिली, रेननक्यूलेसी फैमिली, ओनेग्रेसी फैमिली, ये कुछ प्रमुख फैमिलीज हैं जिनके अंदर क्रूसिफर या ओनेग्रेड टाइप का एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, जायगोट है, जायगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ,
दो में ये फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन है, दो में डिवाइड हुआ ये. अपर वन इज एपिकल सेल विच इज शॉर्ट, लोअर वन इज लार्ज बेसल सेल. नाउ फर्स्ट हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की, वो भी किसमें, एपिकल सेल में. तो एपिकल सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हमने दिखाया है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्टेंट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जबकि बेसल सेल आइदर एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी और इट विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली सस्पेंसर. So this was the first type of embryo, which is crucifer or onegrate type, which is formed due to longitudinal division in the apical cell of proembryo.